Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 3, Current Electricity, Part 16, IIT JEE Questions, Part A. अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं IIT JEE के अंदर पिछले 15 सालों में, अब हम वो सब करेंगे। तो टोटल 28 क्वेश्चंस हैं जिनको हम 3 वीडियोस के अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम शुरू के 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि क्या करना है, हर वीडियो के अंदर जब भी नया क्वेश्चन आ रहा है आपको वीडियो पॉज करना है, खुद कोशिश करनी है उसे सॉल्व करने की, जितना हो सके फाइट मारो और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखो। क्योंकि जब आप अपना पूरा दिमाग लगा लोगे ना कि ये क्वेश्चन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको कहीं ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद अगर आपको कोई नया क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कहीं ईजिली उसे कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये 2003 का स्क्रीनिंग में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स कैन बी यूज टू वेरीफाई ओम्स लॉ। और ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने लैब के अंदर, आपकी जब लैब हुई थी 12th क्लास के अंदर, तो उसके अंदर आपने कैसे किया था ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपको याद होगा, आपने कुछ ऐसा सर्किट बनाया था। एक हमारे पास पावर सोर्स है, कोई बैटरी, फिर आप एक रियोस्टेट यूज़ करते थे, ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर, एक रजिस्टर यूज़ करते थे, ओके, और हम एक एमीटर लगाते थे। लेट्स से एमीटर हमने इधर लगाया यहाँ सीरीज़ में, और फिर आप एक वोल्ट मीटर ऐसे पैरेलल में लगाते थे। ठीक है, तो एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं हम, और वोल्ट मीटर हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, रेजिस्टर के पैरेलल में, क्योंकि हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल चाहिए। और हम एमीटर सीरीज में क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ करंट की वैल्यू चाहिए कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, और अच्छा, यहाँ पर रियोस्टेट का फंक्शन क्या होता है? रियोस्टेट का यहाँ फंक्शन होता है कि वो करंट की वैल्यू को चेंज कर सकता है ना, तो हम डिफरेंट करंट के लिए वी नापते हैं। ठीक है, तो ये तो था सेटअप आपका ओम्स लॉ का, आपके जो स्कूल में हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है और एमीटर हमेशा सीरीज में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को यूज़ करते हुए आप ना कुछ ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये डी ऑप्शन देखिए, वोल्ट मीटर यहाँ पैरेलल में नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन ही गलत है, इसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ वोल्ट मीटर पैरेलल में नहीं है, इसे रिजेक्ट कर सकते हैं कि सी भी नहीं है। अब ए और बी के अंदर देखिए, वोल्ट मीटर तो सही है, दोनों जगह पैरेलल में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ एमीटर को देखिए, एमीटर की यहाँ पोजीशन गलत है। एमीटर हमेशा सीरीज में होता है, जो कि यहाँ पर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, तो ये जो तरीका होता है ना, ये होता है मेथड ऑफ रिजेक्शन, कि आप ऑप्शंस को रिजेक्ट करो कि कौन सा नहीं हो सकता। अभी हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बचाने के लिए, और बस आपकी जो रीजनिंग है वो सही रहे, आपके लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है, तो आप इजीली है ना, विदाउट टाइम लगाए, विदाउट कुछ करे, आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये 2002 स्क्रीनिंग के अंदर पूछा गया था। A 100 watt bulb B1 and 260 watt bulbs B2 and B3 are connected to a 250 volt source as shown in the figure. Now W1, W2 and W3 are output powers of the bulb B1, B2 and B3 respectively. Then, और हमें 4 ऑप्शन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 3 बल्ब्स हैं जिनकी हमें पावर रेटिंग दी हुई है, 100 वाट, 60 वाट एंड 60 वाट, और उनको इस तरीके से 250 वोल्टेज की सप्लाई के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब इनमें जो पावर कंजम्पशन होगा W1, W2, W3, उसमें क्या रिलेशन है? ओके, तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पावर जो रेटिंग दी हुई है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, हमें इंडिया में जो हम यूज़ करते हैं वोल्टेज सोर्स, वो यूज़ करते हैं 220 वोल्ट्स का। ओके, तो अगर 100 वाट बोला जा रहा है तो ये 220 वोल्टेज के रेस्पेक्ट में है। ओके, तो देखिए यहां से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स से B1 में रेजिस्टेंस है R1, B2 में रेजिस्टेंस है R2 और B3 में रेजिस्टेंस है R3। तो देखिए, पावर इन वन बल्ब ये कितना है, 100 वाट। हमें निकालना है R1। ओके, हमें R1 निकालना है। तो देखो
P1 का फॉर्मूला क्या होगा, V स्क्वायर डिवाइड बाई R1 या फिर 220 स्क्वायर डिवाइड बाई R1। तो R1 कितना आएगा, 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 कितना है, 100। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह आप R2 और R3 निकाल सकते हैं। P2 कितना है, 60 वॉट और P3 भी है 60 वॉट। V2 कितना है, 220 वोल्ट्स और ये ही बराबर है V3 के। इसका मतलब क्या है कि R2 और R3 भी बराबर होंगे। तो R2 इज इक्वल्स टू R3 एंड इट इज इक्वल्स टू 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो हमारे पास R2 आ गया, हमारे पास R3 आ गया और हमारे पास R1 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इस सर्किट को हम ऐसा बना सकते हैं कि एक रजिस्टर इधर लगा हुआ है R3 और दो रजिस्टर इस तरह लगे हुए हैं। ठीक है, ये है R1, ये है R2। ओके, ये 250 वोल्ट। तो यहां से आप निकाल सकते हैं हर किसी के अंदर कितना पावर है। ठीक है, जैसे कि ये R3 के लिए देखिए, R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये 250 वोल्ट्स के आएगा, है ना, क्योंकि पैरेलली लगा हुआ है बैटरी के साथ। सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 250 वोल्ट्स होगा। तो देखिए, हम W3 तो इजीली निकाल सकते हैं। W3 आएगा V स्क्वायर बाय R3। ठीक है, V कितना है, 250 स्क्वायर, R3 कितना है, 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। ओके, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो है 77.47 वॉट्स। ये है W3। अब देखिए, अब हमें निकालना है W1 और W2। तो लेट्स से कि यहां पर इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है I, तो हमें I निकालना है। ठीक है, I निकालना है और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओके, तो I कितना आएगा, V बाय R1 प्लस R2। V कितना है, 250 डिवाइड बाय R1 था 220 बाय 100, सॉरी 220 का स्क्वायर था, प्लस 220 स्क्वायर बाय 60। इसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा 0.19 एम्पियर। इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो आप W1 निकाल सकते हैं यहाँ से। W1 कितना आएगा, ये आएगा I स्क्वायर R1, ये होगा 0.19 स्क्वायर इंटू 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करने पर आएगा 18.159 वॉट्स। सिमिलरली आप W2 निकाल सकते हैं, यह आएगा I स्क्वायर R2 एंड इट इज इक्वल्स टू 0.19 स्क्वायर इंटू 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 60 और इसको सॉल्व करने पर आएगा 30.26 वॉट। तो W2 आ गया, W1 आ गया और W3 हमने पहले निकाल लिया था। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखते हैं हम। W3 आया 77.47 वॉट, W2 आया 30.26 वॉट और W1 आया 18.159 वॉट। तो सबसे बड़ा W3 है, फिर W2, फिर W1। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, W3 मैक्सिमम है, फिर W2, फिर W1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3, ये 2016 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज of uniform electric charge density lambda lies along the axis of an electrically conducting infinite cylindrical shell of radius r. At time t equals to 0, the space inside the cylinder is filled with a material of permittivity epsilon and electrical conductivity sigma. The electrical conduction in the material follows Ohm's law. Which one of the following graphs best describes the subsequent variation of the magnitude of current electricity Gt at any point in the material? तो देखो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक वायर है, एक लाइन ऑफ चार्जेस है, ओके, और ये एक्चुअली प्रेजेंट है एक सिलेंडर के अंदर, सिलेंड्रिकल शेल है जो कि कंडक्टिंग है। अब उसके अंदर हमने ना एक मटेरियल डाल दिया जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है और कंडक्टिविटी सिग्मा है। तो अब कुछ करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और करंट फ्लो करेगा तो हमें ये बताना है कि करंट डेंसिटी क्या होगी। ठीक है,
उस डेंसिटी के लिए फिर हमें ये ग्राफ बताना है कि कौन सा ग्राफ ठीक से ये करंट डेंसिटी को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, हमारे पास ये 4 ग्राफ है, एक लीनियर है, एक ऐसा कुछ है, और 2 ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि अंदर करंट क्यों फ्लो करेगा। तो देखिए हमारे पास एक वायर है, एक लाइन ऑफ चार्जेस है, मतलब ये ले लेते हैं, ओके, और ये प्रेजेंट है एक सिलेंडर के अंदर। ठीक है, लेट्स से सिलेंडर कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इस सिलेंडर के अंदर ये वायर रखी हुई है, चार्ज वायर, ओके, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। ठीक है, और हमें इस सिलेंडर का रेडियस भी शायद दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कितना है, रेडियस आर दिया हुआ है, ओके। तो देखो करंट क्यों फ्लो करेगा अगर मैं यहां पर कुछ एक पाथ दे दूं चार्ज को फ्लो करने की, जब हमने यहां पर कुछ मटेरियल डाला। तो देखो इस चार्ज वायर की वजह से इस सराउंडिंग में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मतलब अगर ये वायर है ऐसे और अगर ये सिलेंडर का ऐसा क्रॉस सेक्शन है, तो इस वायर की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप भी हो रहा है, तो यहां पर पोटेंशियल चेंज हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल इज चेंजिंग एक्सियली, ओके। तो एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल मतलब अगर हम सेंटर से दूर जाएं तो वहां पर पोटेंशियल चेंज हो रहा है, अगर हम सेंटर से दूर जाएं तो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल आया इन 2 पोजीशन के बीच में, ठीक है, किन्हीं भी 2 पोजीशन के बीच में, इस चेंज इन पोटेंशियल की वजह से चार्ज फ्लो करेंगे, है ना। अगर देखो मैं टॉप से देखूं इसको तो कैसा दिखेगा, हमारे पास एक सर्कल है, ओके, और फिर हमारे पास एक वायर है बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड से ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज यहां से इधर जाएगा हर डायरेक्शन में, ठीक है, चार्ज बाहर भागेगा। तो ये तो रीजन हुआ कि क्यों करंट प्रोड्यूस होगा। भाई कहीं भी चार्ज का मोशन हो रहा है तो करंट होता है ना, ये हमको पता है, ओके। तो अगर ये करंट हम निकाल लें, फिर हमें ये करंट डेंसिटी निकालनी है, ओके। तो देखिए सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गॉस लॉ। तो लेट्स से कि मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूं, एक सिलेंडर, ओके, एक सिलेंडर बनाता हूं ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो हम गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बना रहे हैं, ये हमारा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ओके। और इसका जो रेडियस है वो है आर, इसका जो रेडियस है। तो देखिए हमें गॉस लॉ से पता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस या फिर फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। तो देखिए अगर मैं गॉसियन सरफेस एल लेंथ का ले रहा हूं और ये सिलेंडर भी एल लेंथ का है, तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, लैम्डा इंटू एल, है ना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर सेम रहेगी क्योंकि सिमेट्री है, ओके, और क्योंकि सिमेट्री है और ds वेक्टर और e वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि e इंटू 2πr इंटू एल इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा, एल से एल कैंसिल कर दो, तो लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हाँ, नॉट की जगह ये हमें यहाँ पर नॉट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी होगी ना, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने मटेरियल ई का डाला है, तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन लगाएंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन और ये आर, ओके। तो ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट, ओके। ये बाहर हमने एक सर्कल ले लिया और इसकी लेंथ कितनी है, डी आर। तो देखिए हमें निकालना है डी वी,
डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ये आपको पता होगा, है ना। ओके ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वैक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो डी वी आया माइनस ई डी आर, तो हमारे पास पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो ओम्स लॉ से हमें क्या पता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया कि ओम्स लॉ हम लगा सकते हैं ना, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है कि जो करंट आएगा आई वो बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब लेट्स से ये छोटा सा जो एलिमेंट है ना, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इतना इतना, इसका जो रेजिस्टेंस है वो डी आर है। ओके, डी आर ये है रेजिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो डी आर कितना आएगा, देखो भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल कितना है, देखो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, चार्ज भाई चार्ज इधर जा रहा है तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो एल कितना आएगा, चार्जेस को कितना पार्ट कवर करना है। ठीक है, तो ये आएगा डी आर डिवाइड बाय एरिया। एरिया कितना है इस पूरे रजिस्टर का, एलिमेंट का, ये आएगा 2 पाई आर एल एल। ठीक है, तो हम लिखेंगे डी आर आएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, तो डी आर आ गया, यहाँ पर डी आर की वैल्यू डाल दो, तो करंट कितना आएगा, करंट आएगा, तो करंट कितना आएगा, तो देखिए करंट आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्साइलन ई डॉट डी आर होगा ना, तो डी आर। अच्छा, हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया भाई, देखो जब हम ये करते हैं ना, आई निकालते हैं, तो हम चेंज इन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, हमें पता है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, तो करंट की डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, तो हमें मैग्नीट्यूड लेना है, इसलिए हम नेगेटिव साइन इधर नहीं लगाएंगे। ये डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आया। अच्छा, यहाँ पर देखो हमें रो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें सिग्मा दिया हुआ है, तो रो क्या होता है 1 बाय सिग्मा, या फिर सिग्मा होता है 1 बाय रो, तो इसे मैं लिख सकता हूँ डी आर डिवाइड बाय सिग्मा 2 पाई आर एल। ओके, तो ये डी आर की वैल्यू इधर डालो रेजिस्टेंस की, तो ये आएगा डी आर डिवाइड बाय सिग्मा 2 पाई आर एल। ओके, तो लैम्डा डी आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्साइलन इंटू सिग्मा 2 पाई आर एल डिवाइड बाय डी आर। तो डी आर से डी आर कैंसिल करो, यहाँ से 2 पाई आर और ये 2 पाई आर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो करंट कितना आया, करंट आया हमारे पास लैम्डा सिग्मा एल डिवाइड बाय एप्साइलन। ठीक है, तो ये आया करंट। ओके, अब ये देखिए, देखने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो लैम्डा है ना, ये कांस्टेंट नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है कुछ टाइम के साथ। ठीक है, तो ये लैम्डा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब करंट भी चेंज होगा। ओके, तो हमें ये निकालना है कि टाइम के साथ करंट कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, लेकिन क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये नेगेटिव आएगा, है ना, माइनस डी क्यू बाई डी टी। ओके, तो टाइम के साथ क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस डी। अच्छा, क्यू कितना होगा, टोटल चार्ज होगा लैम्डा इंटू एल। ठीक है, डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू, ये कितना है, लैम्डा सिग्मा एल बाय एप्साइलन। अच्छा, यहाँ से हम एल और एल तो निकाल सकते हैं। ठीक है, एल तो कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा डी लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा बाय एप्साइलन इंटू डी टी। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इनिशियली लेट्स से चार्ज था पूरा लैम्डा नॉट, चार्ज डेंसिटी, और किसी भी टाइम पे लैम्डा रह जाती है, टाइम 0 से लेके t तक। तो ये कितना आएगा, एल एन लैम्डा, लैम्डा नॉट टू लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा डिवाइड बाई एप्साइलन इंटू टी। ओके, तो ये कितना आएगा, एल एन लैम्डा बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्साइलन टी। अगर मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लूँ तो ये कितना आएगा,
लेमडा बाय लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन टी। ओके, तो लेमडा आया लेमडा नॉट ई की पावर माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू टी। ओके, तो ये वैल्यू लेमडा की हम यहाँ करंट में डाल सकते हैं। तो करंट हमारा कितना आएगा इधर से, लेमडा नॉट ई की पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी इंटू सिग्मा एल बाय एप्सिलॉन। तो देखिए ये तो आ गया करंट, हमें निकालना है जे के लिए क्या करना है, बस इसको 2 पाई आर एल से डिवाइड करना है सरफेस एरिया से। तो आई डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू एल, ये कितना आएगा जे। ठीक है, यहाँ बड़ा आर लेंगे हम, तो ये कितना आएगा, देखो ये सब कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो सम कांस्टेंट इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा एप्सिलॉन इंटू टी। ओके, तो जे क्या है, जे आया हमारा, जे आया सम कांस्टेंट के, कुछ भी कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, टाइम के साथ कम हो रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। ए गलत है, लीनियर है, ये तो कोई है ही नहीं कुछ फंक्शन, और ये डी गलत है, क्योंकि भाई देखो इन्फिनिटी टाइम पर अगर मैं टी की जगह इन्फिनिटी डालूं तो जे कितना हो जाएगा, 0। तो ये ऑप्शन सही है। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी थी, बट डूएबल है। ओके, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो इजीली हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये एक पैराग्राफ के क्वेश्चन हैं। तो पैराग्राफ है, कंसीडर एन इवैक्यूएटेड cylindrical chamber of height h having rigid conducting plates at the ends and an insulating curved surface as shown in the figure। फिगर ये है, हमारे पास ये सिलेंड्रिकल एक बॉडी है जिसके अंदर से हमने एयर निकाल दिया है ना, इवैक्यूएटेड है, और इसकी जो हाइट है वो है h। ओके, तो ये जो हाइट है ये है h, और ये सब, ये जो बगल वाली ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये इंसुलेटिंग है। ठीक है, तो ये जो कर्व्ड सरफेस है ये इंसुलेटिंग है, और ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली कंडक्टिंग है। फिर है, अ नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स मेड ऑफ अ लाइट वेट एंड सॉफ्ट मटेरियल एंड कोटेड विद द conducting material are placed on the bottom plate. The balls have a radius r which is much less than h. Now a high voltage is connected across the conducting plates such that the bottom plate is at plus V0 and the top plate is at minus V0. Okay? तो हमने क्या किया, इस सिलेंड्रिकल बॉडी को ये एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ लगा दिया। ये जो बॉटम प्लेट है ये V0 पर है, और ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये माइनस V0 पर है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है, ड्यू टू देयर कंडक्टिंग सरफेस द बॉल्स विल गेट चार्ज्ड, विल बिकम इक्विपोटेंशियल विद द प्लेट एंड आर रिपेल्ड बाय इट। तो भाई होगा क्या, देखो क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉल्स हैं, मतलब उन पे पेंट कंडक्टिंग है, तो भाई ये कुछ चार्ज एक्वायर कर लेंगे इस प्लेट से, और क्योंकि उन पे सेम चार्ज होगा तो कुछ रिपल्शन होगा, तो ये बॉल्स ऊपर जाएंगे। The balls will eventually collide with the top plate where the coefficient of restitution can be taken to be 0 due to the soft nature of the material of the balls. Balls यहाँ से उठेंगे, ऊपर जाएंगे, चिपक जाएंगे। The electric field in the chamber can be considered to be that of a parallel plate capacitor. Assume that there are no collisions between the balls and the interaction between them is negligible. तो इनको एक इंडिविजुअल बॉल मानिए, और ऐसा हम नहीं कंसिडर करेंगे कि आपस में कुछ कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो एक साथ वो ऊपर जाएंगे। तो देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, सेटअप क्या है, हमारे पास 2 कंडक्टिंग प्लेट्स है, नीचे वाली प्लेट पर पोटेंशियल V0 है, ऊपर वाली प्लेट पर पोटेंशियल माइनस V0 है। अंदर हमने कुछ कंडक्टिंग बॉल्स रखी हुई है। ठीक है, वो अभी बॉटम प्लेट पर है। जब करंट कुछ फ्लो करेगा, मतलब यहाँ जब पोटेंशियल आ गया, तो ये बॉल्स पर चार्ज आ जाएगा, चार्ज आने से ये ऊपर भागेंगे। ठीक है, और आपस में इनमें कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, बस इतना क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द ऑपोजिट चार्ज दे वेंट अप विद। कैसा होगा कि ऑप्शन 1 क्या बोलता है कि ये जो बॉल्स हैं ये ऊपर जाएंगी, चिपकेंगी, फिर वहां से सेम चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज लेंगी और अब वो नीचे आएंगी।
देखिए बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि देखो अभी इन बॉल्स पे कुछ चार्ज आया, प्लस चार्ज, और ये प्लस है, ये ऊपर भागे, ठीक है। अब ये प्लस चार्ज की बॉल्स ऊपर आई, यहाँ चार्ज डिस्चार्ज किया, और फिर ये अगेन इक्विपोटेंशियल बन जाएंगी। जब यहाँ पर दे रखा है कि नीचे इक्विपोटेंशियल बन गए तो ऊपर भी इक्विपोटेंशियल बन जाएंगी, है ना। तो ऊपर इक्विपोटेंशियल बन के, क्योंकि उन बॉल्स का साइज सेम है और इधर पोटेंशियल सेम है, उन पर सेम चार्ज आएगा, लेकिन दूसरे पोलैरिटी का, मतलब नेगेटिव चार्ज, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। तो हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, द बॉल्स विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन द टू प्लेट्स। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है, याद रखना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जब ऐसा कुछ हो जाए तब एसएचएम होता है। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं बन रहा, तो बी गलत है। द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द सेम चार्ज दे वेंट अप विद। मतलब पॉजिटिव चार्ज के साथ गए तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, अगर बॉल्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इन पर बॉल्स पे तो ऊपर ही रहेंगी ना, नीचे कैसे आएंगी। तो सी भी गलत है। द बॉल्स विल स्टिक टू द टॉप प्लेट एंड रिमेन देयर। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि भाई जब नीचे वो रखी हुई थी तो अगर वो नीचे से ऊपर गई तो भाई सेम इफेक्ट ऊपर से नीचे भी हो सकता है, ठीक है। बॉल्स थोड़ी ना भेदभाव करेंगे, उनके लिए पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से खेलेंगे, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के हिसाब से खेलेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये जो चार्ज्ड बॉल्स हैं ये क्योंकि ऊपर नीचे हो रही हैं, तो मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि इस चेंबर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि चार्ज ऊपर नीचे जा रहा है। तो हमें बताना है कि करंट जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, या फिर जो यहाँ एमीटर में करंट आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एमीटर में जो करंट आएगा और यहाँ पर जो आएगा वो सेम ही होगा ना, क्योंकि भाई देखो यहाँ से बैटरी ने कुछ चार्ज दिया, इन बॉल्स ने वो चार्ज यहाँ डिलीवर किया, ठीक है, ऊपर वाली प्लेट को, और फिर वहाँ से चार्ज एमीटर से नीचे आ गया। तो हमें बताना है करंट किसके प्रोपोर्शनल है। तो देखो सबसे पहली बात, लेट से बॉल्स पर चार्ज आता है क्यू, ठीक है। तो देखो उन पे पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा के क्यू बाय, अगर उनका रेडियस आर है तो के क्यू बाय आर, और ये बराबर है वी नॉट के, है ना, इक्वी पोटेंशियल बनते हैं। तो यहां से क्यू कितना आया, क्यू आया आर वी नॉट डिवाइड बाय के, ठीक है। ये हो गया चार्ज। अब लेट से एन बॉल्स हैं, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना फिर फ्लो करेगा, क्यों हो जाएगा एन इंटू आर बाई के इंटू वी नॉट। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी नॉट के। तो ये तो हो गया आधा काम, ठीक है। अब देखिए इस चेंबर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो क्योंकि हमें बोला जा रहा है कि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ले सकते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है अंदर, ओके। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम लिख सकते हैं ई डॉट डी के जगह हम एच लिखेंगे, इट इज इक्वल्स टू 2v नॉट, है ना, चेंज इन पोटेंशियल। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 2v नॉट बाय एच, ओके। अब देखिए इन बॉल्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन आएगा फोर्स डिवाइड बाय मास, फोर्स कितना है q इंटू ई डिवाइड बाय एम, ओके। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो यहां से देखो मैं ये लिख सकता हूं h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई बॉल्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं और h डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो h कितना आएगा फिर, u कितना है, इनिशियली 0 थे, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, भाई क्योंकि हमें चार्ज में और टाइम के अंदर रिलेशन चाहिए, तभी तो हम करंट बता पाएंगे, ठीक है। तो भाई कुछ चार्ज टी टाइम में नीचे से ऊपर पहुंच गया, ठीक है, तो अगर हम क्यू बाय टी कर देंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा, है ना। तो हमें क्यू और टी में रिलेशन चाहिए, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ई की वैल्यू डाल देते हैं हम, हाफ क्यू, ई कितना आया था, ई आया था 2v नॉट बाई एच, ठीक है। तो 2v नॉट बाई एच, ये m और ये टी स्क्वायर,
ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ h इक्वल्स टू हाफ, क्यू की जगह में लिखूंगा कुछ कांस्टेंट k इंटू वी नॉट इंटू 2v0 टी स्क्वायर डिवाइड बाई h इंटू एम। तो देखो ये सारे जो कांस्टेंट है ये हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर m डिवाइड बाई k इंटू 2 इक्वल्स टू v0 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v0। भाई इसको कुछ कांस्टेंट ले लो, तो टाइम जो है, जितना कोलिजन में टाइम लग रहा है वो v0 के साथ ऐसे चेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो देखिए t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v0 एंड q इज प्रोपोर्शनल टू v0। तो करंट कितना आएगा, q बाय टी, चार्ज v0 के प्रोपोर्शनल है तो कुछ कांस्टेंट k v0, और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ k डैश बाय v0। ऐसा लिख सकते हैं हम, k और k डैश में कोई नया कांस्टेंट बन गया k डबल डैश v0 स्क्वायर। तो करंट किसके प्रोपोर्शनल है, हम ऐसे लिख सकते हैं फिर यहाँ से करंट इज प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर। ओके, तो आंसर है आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये जेई 2006 का क्वेश्चन है। कंसिडर अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट एज शोन इन द फिगर, करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट, ये द और थ्रू स्विच हो गए, ठीक है, थ्रू द एलिमेंट इज आई एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द सिलेंडर इज रो। करंट आई फ्लो कर रहा है इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट से, ठीक है, और इस सिलेंडर का जो मटेरियल है इसका रेजिस्टिविटी रो है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये क्वेश्चन आप है ना डायरेक्ट कर सकते हो। करंट डेंसिटी इन बोथ वायर्स इज सेम। देखिए करंट अगर ए बी सेक्शन से आई फ्लो कर रहा है तो यहां से भी आई फ्लो करेगा, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज निकलेगा सेम टाइम के अंदर। इसका मतलब करंट सेम होगा इन दोनों सेक्शन में। और करंट डेंसिटी क्या होती है, आई डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब भाई ए बी सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और बी सी का कम है, तो करंट डेंसिटी तो सेम हो ही नहीं सकती, गलत। सेकंड है द पावर डिसिपेटेड इन बी सी इज 4 times दैट इन ए बी। ठीक है, देखते हैं इसको क्या होगा। सी देखो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ए बी एंड बी सी इज 4, पता नहीं, देखते हैं। डी देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इज 4 times दैट ऑफ बी सी। क्या ए बी पार्ट का रेजिस्टेंस 4 गुना होगा बी सी के, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही देखो लेंथ दोनों के लिए सेम है लेकिन ए बी का एरिया ज्यादा है और बी सी का कम है। और अगर एरिया ज्यादा होता है और लेंथ सेम होती है तो मतलब क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है ना। तो देखो एरिया ए बी के लिए ट्वाइस ऑफ बी सी है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमको पता है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है ना, इसका मतलब है कि आर बी सी इज इक्वल्स टू 4 times ऑफ आर ए बी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, इसका रिवर्स सही है। बी सी 4 times है ना कि ए बी 4 times है, तो ये गलत। और अगर ये गलत है तो ये भी गलत हो गया। भाई सेम करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है आई इंटू आर, तो इसका रिवर्स सही है। ठीक है, बीसी के अंदर ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और ये तो हमने वैसे ही गलत बोल दिया, तो बचा क्या है भाई, ये सही होगा। आप यहां से भी देख सकते हैं भाई, क्योंकि करंट आई फ्लो कर रहा है तो पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर, तो पावर के अंदर जो रेशियो होगा वो रेशियो बराबर होगा जो रेजिस्टेंस के बीच में रेशियो है। तो बीसी में 4 times होगा क्योंकि बीसी 4 times ऑफ आर ए बी है, तो ए बी सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है ना आप डायरेक्ट कर सकते हैं रिजेक्शन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर अ थिन स्क्वायर शीट ऑफ साइड L and thickness T made of a material of resistivity rho. The resistance between the opposite faces shown by the shaded areas in the figure is। देखिए हमारे पास एक थिन स्क्वायर शीट है जिसकी साइड L है, तो ये साइड भी L है और ये साइड भी L है और इसकी थिकनेस T है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेसेस शोन बाय द शेडेड एरिया इन द फिगर इज, शेडेड एरिया ये है। ठीक है, तो ये अपोजिट फेसेस के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस हमें पता है रो इंटू एल। अब देखो चार्ज यहां से घुसेगा और यहां से बाहर निकलेगा, तो इसे कितना लेंथ कवर करना पड़ रहा है एल, तो रो एल डिवाइडेड बाय
एरिया कितना है, एरिया कितना है भाई, फेस का क्रॉस सेक्शन ले लिया, टी इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो आर इज इक्वल्स टू रो बाय टी। ठीक है, ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, गलत नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, गलत, इंडिपेंडेंट ऑफ एल, हाँ ये सही है, डी इंडिपेंडेंट ऑफ टी, गलत, टी पे डिपेंड करता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 2015 का क्वेश्चन है, इन एन एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, भाई एल्यूमिनियम है बाहर वाला और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 7x7, ठीक है, साइड 7 है। अ स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड एंड इज फिल्ड विद आयरन Fe एज शोन इन द फिगर, भाई उसके अंदर एक ड्रिल किया हमने और एक आयरन का रॉड डाल दिया स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन आर दिस एंड दिस, हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी दी हुई है एल्यूमिनियम और आयरन की। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस ऑफ P एंड Q ऑफ द कंपोजिट बार इज, भाई ये फेस P है, ये फेस Q है, इन दोनों फेस के बीच में कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस है हमें ये बताना है। सबसे पहली बात भाई देखो, आयरन का एक रेजिस्टेंस आएगा और एल्यूमिनियम का एक रेजिस्टेंस आएगा, है ना। दूसरी बात कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ना, ये सेम पोटेंशियल पर है, क्योंकि भाई देखो अगर एल्यूमिनियम कुछ पोटेंशियल पर है वही पोटेंशियल होगा इस आयरन का, क्योंकि वो दोनों यहाँ कनेक्टेड है। सिमिलरली जो पोटेंशियल यहाँ एल्यूमिनियम का होगा वही पोटेंशियल यहाँ आयरन का होगा, क्योंकि वो कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस आएंगे किस में है, पैरेलल में। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हम एल्यूमिनियम और आयरन दोनों के लिए उनके जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है वो निकाल लेते हैं। तो पहले हम आयरन का निकालते हैं, RFE, RFE कितना होगा, रो Fe इंटू एल, एल है 50 मिलीमीटर ना, 50 मिलीमीटर, डिवाइड बाय एरिया, एरिया हो गया 2 इंटू 2 या फिर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आयरन के लिए रेजिस्टिविटी कितनी है, 1 इंटू 10 टू द पावर -7, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -7, 50 मीटर में चेंज करना है तो 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 4 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12.5 इंटू 10 और 6, ये 4 -4 ओम्स। ठीक है, तो ये तो आ गया आयरन के लिए। अब हम एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो RAL कितना आएगा, ये आएगा रो AL इंटू एल डिवाइड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। तो रो कितना है हमें दिया हुआ है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8, तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू लेंथ कितनी है 50, एरिया कितना है, ये 50 मिलीमीटर है। ठीक है, एरिया कितना है, तो देखिए एल्यूमिनियम के लिए एरिया कितना होगा भाई, 7 इंटू 7 में से कुछ पार्ट आयरन का है, तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया एल्यूमिनियम का कितना होगा 49 - 4 45 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 45, या ऐसे लिखते हैं हम, समझ में आएगा 49 - 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय, ये आएगा 45 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको सॉल्व करिए, ये आएगा, ये लिखेंगे हम 10 और ये 9 और ये आएगा 0.3, तो 0.3 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4 ओम। ओके, तो हमारे पास एल्यूमिनियम आ गया, हमारे पास आयरन का आ गया। अब देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों पैरेलल में है। ठीक है, एक तो है एल्यूमिनियम और एक है आयरन, तो R इफेक्टिव या R इक्विवेलेंट क्या आएगा, RAL इंटू RFE डिवाइड बाय RAL प्लस RFE। ओके, तो R इक्विवेलेंट कितना आया, देखिए एल्यूमिनियम और आयरन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30 माइक्रो ओम, और ये कितना आएगा, ये आएगा 1250 माइक्रो ओम। ओके,
तो हम ऐसा लिख सकते हैं 30 और 1250। तो 30 इंटू 1250 डिवाइड बाय 30 प्लस 1250, इसको सॉल्व करने पर आएगा 1875 डिवाइड बाय 64। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी। ठीक है, कुछ नहीं था इसके अंदर भाई, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लो, और ये क्योंकि पैरेलल में है तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, बस इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 2002 का स्क्रीनिंग में पूछा गया था। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर इज। हमें पी और क्यू के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो है मेथड ऑफ सिमेट्री और एक तरीका है व्हीटस्टोन ब्रिज, दोनों से कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप सिमेट्री से करते हैं तो सिमेट्री लाइन कौन सी बनेगी? ये वाली। ओके, तो ये पी क्यू के पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है, मतलब मिरर इमेज पॉइंट के मिरर इमेज का पोटेंशियल सेम होगा। तो मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम इन रेजिस्टर्स को हटा सकते हैं क्योंकि वो सेम पोटेंशियल पर है। सेम पोटेंशियल पर है तो कुछ भी करंट फ्लो नहीं करेगा। या फिर मैंने एक और आपको ट्रिक बताई थी कि किसी भी रेजिस्टर को अगर हमारी एक्सिस परपेंडिकुलर काट रही है या फिर काट रही है, ऐसे समझते हैं हम, ठीक है, ऐसा काट रही है, तो आप इन रेजिस्टर्स को आप हटा सकते हैं। अब इन रेजिस्टर को आप हटा दो तो भाई काम आसान हो गया। ये 2R और ये 2R सीरीज में, ये 2R और ये 2R सीरीज में, और ये 2R और ये 2R सीरीज में, और वो तीनों पैरेलल में। ठीक है, अच्छा, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे करेंगे वो भी आसान है। देखो, 2R इंटू R ऑपोजिट रेजिस्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2 इंटू स्मॉल r इंटू बिग R, और ये भी आएगा 2 इंटू R इंटू स्मॉल r। तो क्योंकि ये दोनों सेम है, इस रेजिस्टर को हटा दो यहाँ से, सेम नीचे है। ठीक है, तो आइदर वे हम ये 2R हटा सकते हैं। तो देखिए हमारा सर्किट कैसा बनेगा, ये पॉइंट है P, ऊपर हो गया 4R, नीचे हो गया 4R, और जो बीच में बचा ये बचा 2R, और बीच में बचा ये बचा 2R। ठीक है, ये 4R और ये 4R मिलके कितना हो जाएगा 2R। तो मैं लिखूंगा ये Q था, ये पॉइंट P है, ये हो गया Q, तो ये 4R मिलके हो गया 2R, और ये 2 स्मॉल r। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, R आएगा 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 2R। तो ये बचेगा 2 इंटू R इंटू स्मॉल r डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r। ओके, तो क्या आएगा? ऑप्शन ए। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 2010 में पूछा गया था स्क्रीनिंग का। हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यूज और वो इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि किसके अंदर पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा, या फिर ऑर्डर बताना है। तो देखिए, इन तीनों को हटा के मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 3R, और इन तीनों को हटा के मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ R/3। ठीक है, तो देखो ये दोनों तो आसान है। यहाँ पर पावर कितना आएगा, ये आएगा I² इंटू 3R। ये कितना आएगा, ये आएगा I² इंटू R/3। इन दोनों का देखो तो ये R और R मिलके R/2 हो गया, R/2 प्लस R हो गया 3/2R। तो यहाँ पर पावर कितना आएगा I² इंटू 3/2R। ओके, और यहाँ पर कितना होगा, देखिए ये R और ये R हो गया 2R और R पैरेलल में है, तो 2/3, तो ये आएगा 2/3R और इंटू I²। तो देखिए सबसे मिनिमम पावर कंजप्शन कहाँ हो रही है, इधर, उसके बाद हो रही है इधर, फिर इधर, और सबसे मैक्सिमम इधर। तो क्या ऑर्डर बनेगा 3 2 4 1। ये ऑप्शन ए सही है ना, 3 2 4 1। 3 में सबसे कम, फिर 2 में, फिर 4 में, फिर 1 में। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन आप अगले वीडियो ज़रूर देखना। अभी 2 वीडियोस और बाकी हैं, अभी हम 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे IIT JEE के। ठीक है,
सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है क्वेश्चन नंबर के साथ, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।